लगभग समझिए कि सिलेक्टेड ही हैं। सारी टीम में हमारे यहाँ सारे लोग जो है वेल क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं कि वो है। वो मेंटरशिप के रूप में वो सर भी आएंगे। और एक हरियाणा में वो डीजी रहे हैं, वो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप लोग, जब आप लोगों का जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो हम बुलवा देंगे। आप मोटिवेट, तो बहुत माय डियर आदमी है। हम लोग उतना मोटिवेट नहीं करते, हम लोग तो पढ़ाने वाले में आते हैं। इतने अच्छे मोटिवेटर है, एक बार सुनिएगा तो आप बिल्कुल उसके बहुत अच्छा मने लगता है। चलिए, हम बीपीएससी के सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं, तो बिना सिलेबस के पता नहीं चल पाता है। सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है इसमें एक्चुअली जो हमारा दो खंडों में बांटेंगे ऐसे, जनरली पढ़ने की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से। इसका एक और सेक्शन होता है, वह इंटरव्यू। हाँ, 120 मार्क। चलिए, पीटी जो होता है वह 150 मार्क्स का। क्वाइट नहीं आ रहा है। पहले मैं इसी चीज को बता देते हैं, फिर मेंस के बारे में बता। हमारे यहाँ से एक ग्रुप ही है, जिसमें एक उस ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा, उसमें देखिएगा हर बच्चे का हर साल पीटी और मेंस इंटरव्यू दे, एकदम न्यू एज के बच्चे हैं। हम उन लोगों का एक साइंटिफिक कारण दिया है कि भाई कैसे हम किन सेक्शनों पर पहली प्रायोरिटी से और किस रूप में हमें पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट हो जाए, तो हम उस प्रायोरिटी के अनुसार रखते हैं। एक होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे उसका पूरा हम बताएंगे परफॉर्मा। हिस्ट्री में तीन सेक्शन हो, एक होता है एंशियंट, एक मेडाइवल है, एक मॉडर्न। अब मुझे इस सेक्शन से एक्चुअली प्रश्न की संख्या कितनी आती है, यहाँ से प्रश्न जो आती है इसकी संख्या काफ़ी होती है, 35 से लेकर 40 तक क्वेश्चन आते हैं। 150 में 35 से 40 को 140 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, काउंट कीजिएगा 35 से 40 के रेंज में। और मुझे पता होना चाहिए तैयारी करते समय। अब जो है इस हिस्ट्री में एंशियंट में भी दो खंडों में बांटेंगे। अब ये बोलेंगे कि ये कैसे बांटेगा। एक होता है बिहार स्पेशल, इतना तो लोग तोड़ के ही नहीं बताते हैं, यही तो दिक्कत है। वो पूरे हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं। हमको बिहार स्पेशल पढ़ना है, बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल करके एक एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, इसमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है वो देखना है। और एक होता है जनरल, जनरल मिडाइवल में भी वही दो खंडों में टूटेगा। एक होता है बिहार वाले सेक्शन, और एक जो होता है, लेकिन यह सब है इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री ही पढ़ना है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं पढ़ना नहीं है पीटी में। तो ये ध्यान से हटा दीजिएगा, यहाँ मॉडर्न इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ना है। अब कोई बता देगा कि एक क्वेश्चन, अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ ही जाए, तो आप ये नहीं क्लेम कीजिएगा कि सर आप तो बताए नहीं थे, एक क्वेश्चन पूछ दिया। तो एक क्वेश्चन के लिए हम पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ेंगे नहीं, ऐसे कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा नहीं है। खुदा न खास्ता कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो नॉर्मली आप लोग जानते ही होंगे, जैसे वर्षाय की संधि पूछ लेता है, प्रथम युद्ध कब, विश्व युद्ध कब हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ, ये सारी चीजें कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये कोई दिक्कत। और मॉडर्न में हमारा है, इसमें भी
इसमें भी हम बिहार करके सेक्शन, ये लोग यहाँ बांटते नहीं है लेकिन बांट के देखना चाहिए। और मैं बताऊंगा, और विथ प्रूफ आप जाकर क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा और बताइएगा कि सर जो बताया है उसमें कितनी बड़ी सत्ता। और पीटी आपने, पीटी ही जनरली लोगों को अभी क्रैक नहीं हो रहा है आज के डेट में। तो पीटी हम बिल्कुल एकदम हलवा बना देंगे। पीटी जनरली जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, वो एकदम बिल्कुल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देख लीजिएगा कि हम कैसे प्रश्न कराते हैं और जनरली लोग कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वह इंग्लिश प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा है, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। हमारा कंटेंट प्रॉपर इंग्लिश है, ऐसा नहीं कि टर्मोलॉजी लिख दिया है। उसमें देखिएगा कंटेंट में हम वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो है भी, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा ऐसे। बिहार और एक जो होता है इंडिया लेवल पर है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इस खंड को कैसे तोड़ना है, सो देखिए कितना वैज्ञानिक रूप से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आया पूरा हिस्ट्री का ढड्ढर पढ़ना शुरू किए। एक अनिल सिंह पढ़ाते हैं 14 किताब कॉपी पढ़ा देते हैं, तो वो बैठ के नहीं, उसका विद्वान नहीं बनना है। बताएंगे किस सेक्शन से आता है और कहां से प्रश्न आता है। अब देखिए इसमें बिहार स्पेशल वाले में जो एंशियंट है, इसमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं। पढ़ना क्या है? बुद्ध और महावीर पढ़ के जाइए। यानी कि भक्ति मूवमेंट एंशियंट टाइम के, द भक्ति मूवमेंट इन एंशियंट टाइम। और इसके लिए हमको सर क्या स्रोत बुक चाहिए? एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए। जो 12th क्लास का आता है एनसीईआरटी, उसका एंशियंट का जो वॉल्यूम होता है, या फिर आपको 6 क्लास में भी है, 6 या 7 क्लास में एनसीईआरटी का है, तो एंशियंट वहां सिर्फ सिर्फ उतना ही किताब पढ़ के जाना है। उसमें भक्ति मूवमेंट पढ़ लीजिए, इसके अलावा कहीं नहीं पूछेगा। बुद्ध और महावीरा पढ़ लीजिए। बुद्धायन मेडाइवल जनरल में आते हैं, बिहार स्पेशल से सिर्फ 2 पोर्शन पढ़ना है, हो गया। अब ये जनरल वाले में जब भी आएगा प्रश्न आपको, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन से साइट्स के बारे में पूछा जाता है कि इस साइट्स की खोज किसने किया। जैसे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है, डिस्कवर किसने किया। लोथल किस नदी के किनारे है कि नहीं? भोगवा नदी के किनारे है से, उसकी खोज किसने किया है। और आपको जनरली मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, एक जनरली लोग रटवा देते हैं, उसमें एसा राव के नेतृत्व में या और किसी के नेतृत्व में जो अलग अलग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो रिसर्च हुए हैं, उसका सिर्फ आप थीम पकड़ लीजिएगा ना कि इस पीरियड में इस क्षेत्र के लिए ये आदमी डिपोर्ट किए गए थे। जैसे अमलानंद घोष जो है, उनका डिपोर्ट किया गया था ये राजस्थान के क्षेत्र में। तो आपको याद भी नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि वो सर बताए थे कि इस रीजन के लिए फलाना आदमी को डिप्यूट किया गया था आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो आप तोड़ के नहीं बना लीजिएगा। इस टाइप से हम कंटेंट दिलवाएंगे, जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है उसको इनहांस हम कर दिया है कि नहीं, साइंटिफिक रीजन के रूप। तो एक जनरल से जो आपका प्रोस्पेक्टिव पूछा जाएगा जनरल एंशियंट में, वह हो जाएगा कि हड़प्पन सिविला ये होगा, सिविलाइजेशन लिखा जाता है प्लस कल्चर। अच्छा थोड़ा सा आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा कि मैं आप लोगों का टेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंतर बता सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड। हाँ, प्रॉपर टाउन। सिविलाइजेशन का मतलब बसना। सिविलाइजेशन का मतलब देखिए, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी की इतनी गहराई से लिखा है कि बहुत कम आदमी उस चीज को पढ़ाते हैं, और ये पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है यूपी। तो हमारी समझ जो है बहुत बेसिक स्तर पर, और किस रूप से होगा आप ही से मैं कुछ डिस्क्राइब करूंगा, उसका बीच में डिफरेंसेस करेंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़ने का इंटरेस्ट जग जाएगा। मैं, कोई भी कहता है ना कि संस्थान आईएएस बनाता है, बिल्कुल गलत कहता है।
आपके अंदर हम ऐसा ऊर्जा का संचार कर देंगे या एनर्जी देंगे। सर का तो और भी यूपीएससी वो एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर चुके हैं, तो मेरा भी अगर ये टीचर के रूप में रखे होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे मुंह उठा के मुझे रख लिए होंगे पढ़ाने के लिए। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। हम कंटेंट में भी काम कर चुके हैं और बड़े अच्छे संस्थान में काम, क्योंकि मैं वहाँ पर देर नहीं रहता, मेरे मैंने उस सारी चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, मैं उस पर नहीं। देखिए वहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, यही सिविलाइजेशन और कल्चर से क्वेश्चन पूछ दिया था, मेंस का क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का लाइन है। मैं बताता हूँ और आप मुझे इस ध्यान से सुनिए। कल्चर और सिविलाइजेशन, और मैं बताता हूँ कि मैं एक और लाइन बता देता हूँ, आपको ये बहुत बड़बोलापन बात सर बोल दी है। एनसीईआरटी एक जगह पर गलत दिया था का इंफॉर्मेशन लिखा है, जो चैप्टर का नामकरण किया गया है, यानी कि नॉमिनिकेशन जो किया गया है, नॉमिनिकेचर जो किया गया है वो गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति, इंग्लिश में उसको चैप्टर में कहेंगे, यानी कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ हड़प्पन, ये गलत है। पहले जो आती है वह संस्कृति आती है, और तब जो होती है सभ्यता आती है, यानी कि सबसे पहले कल्चर आता है और तब सिविलाइजेशन का विकास का बेसिक अंतर है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा अंतर हुआ था, हम ही लोग दिए थे एनसीईआरटी में, वो रखा हुआ है प्रूफ। हम लोगों ने दिया था कि ये जो है जो एनसीईआरटी बोर्ड को हम लोग लेटर लिखे थे, हर किया बात, समझ जाइए कि हम लोगों का कितना रिसर्च। संस्कृति का मतलब यह होता है, संस्कृति का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शंस, यानी कि जो फीलिंग्स, जो आत्मीय फीचर्स, वो फीलिंग्स बैड भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग जो इथिकल रूप से आएगा वो बैड नहीं हो सका, वो हमेशा अच्छी चीज निकलती है। तो जो अंतस चेतना से निकलता है, जो इंट्रोस्पेक्शन से जो भावना फीलिंग्स आती है, उस चीज को कल्चर के अंदर, समझ गए। और जो उसका बाहरी प्रकटीकरण होता है, यानी कि एक्सपोजर, मैंने उसको जो हम बाहरी स्वरूप में दिखते हैं, यानी कि एक्सटर्नल जो एक्सपोज किया जाता है उस चीज, यानी कि एक्सटर्नल रूप से उसका जो हम फॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड, या प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स के रूप में जो हम देखते हैं, वो होता है क्या आपका, वो होता है सिविलाइजेशन। तो अब देखते हैं कि अब सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में, सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में हम कुछ बातें आपसे थोड़ा सा साझा करते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब जैसे ये भवन स्थापत्य का बना है, या स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग हुआ है, यह किसके अंतर्गत आएगा, सिविलाइजेशन या कल्चर के रूप में, सिविलाइजेशन। अब पकड़ लिए। अब कहेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज किसके अंतर्गत आएगा, ये सिविलाइजेशन होगा या कल्चर होगा, लैंग्वेज कल्चर। गुड। द बिहेवियर अबाउट वुमेन्स, यानी कि महिलाओं के प्रति जो हमारा क्या व्यवहार है, ये कौन सा होगा, सिविलाइजेशन या कल्चर, कल्चर से। कैसे, ये तो बाह्य प्रकटीकरण है, बाह्य प्रकटीकरण है, क्योंकि ये दिखाई दे रही है महिलाएं या किसी को हम देखते हैं उसको सम्मान कर रहे हैं, तो यह सिविलाइजेशन क्यों नहीं होगा। हाँ गुड, इनहेरेंट फीलिंग है, क्योंकि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, इनर चीज से निकलती है ना, आत्मीय चीज है, तो ये हो जाएगा। इसी टाइप का यूपीएससी ने सवाल किया, कई बार आएगा इस ढंग की, अगर एसेशन रीजनिंग के सवाल आएंगे तो उस सवाल को भी आप करने की स्थिति में रहेंगे, एक बेसिक समझ आपकी विकसित हो जाएगी। अब हम इसी चीज के ऊपर आते हैं कि अच्छे, अब हम कहेंगे कि चित्रकला, वास्तुकला संस्कृति का रूप हो सकता है कि नहीं। चित्र का मतलब क्या होता है, उसको कहते हैं पिक्टोग्राफी करना, तो उस चीज को वो रूप स्वरूप हो सकता है कि नहीं, मैं सकना शब्द लिखा हूं, कैन, हो सकता है, बोलिए। क्योंकि चित्रकला जब चित्रकारी करेगा तो पहले मन मस्तिष्क में उसका चित्र बनाएगा, कैन की अंदर की चेतना से आएगा। जैसे कि अगर किसी का फीलिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छी चीज चित्र बनाएगा,
और नहीं तो मकबूल फिदा हुसैन की तरह वह अनर्गल पिक्चर भी बना सकता है, पिक्टोग्राफी, वह तो उसके सोच पर निर्भर करेगा, इथिकल चीज पर निर्भर करता है। तो हो सकता है शब्द में बहुत लोग प्रश्न में उलझ जाएंगे कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें तब विकसित होगी साहब आप एनसीईआरटी, और देखिए एनसीईआरटी छोड़कर आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है मोटी मोटी किताब लेकर पढ़ने की। उसी के अंदर डेप्थ से जानकारी करके, और जितना इंफॉर्मेशन कम रखिएगा लेकिन सटीक गहराई से आपका रहेगा, आपके सिलेक्शन होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो एक मोटा मोटी मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, ये मैं इसके एक्सपर्टीज नहीं हूं, ये मत समझिएगा कि मैं सारा विषय मैं ही पढ़ाना चाहूँ, मेरा एक्सपर्टीज साइंस में है। मैं सिर्फ चूंकि कोर ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस समय हम सारे टीचर को बुलाते हैं उस इंटरव्यू पैनल में मैं भी बैठता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता करना है कि आप किस स्तर पर बच्चों को क्या दीजिए। मैं ही संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा तो बच्चों को कहाँ से हम ये करवाएं, पता चलेगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सामने वाला टीचर उस चीज़ से बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं करा रहे हैं, तो फिर उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि नहीं। तो एक मोटा मोटी हमने आपको एक बानगी दिया था, वो हम साइंस के ऊपर आएंगे, सारे विषय के ऊपर आएंगे, तो मैं सिर्फ आपको सिलेबस के थ्रू आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, किस रूप से पढ़ना चाहिए, उसकी सिर्फ मैं एक बानगी दे रहा हूं। अब देखिए, आपको इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना ही नहीं। यहाँ क्या देखना है, सिविलाइजेशन, यहाँ कल्चर आया है। हालांकि एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जूते हुए खाते, फ्लॉग ऑफ द फार्म ऑफ, कहाँ से प्राप्त हुआ था ऐसा कुछ, जूते हुए खेत का साग, तो उसका हिंदी मतलब ये होता है वो कहाँ से मिला है। तो इस टाइप का एक आध क्वेश्चन पूछ दिया था जो हम उसको मान सकते हैं कि वह कल्चर से था, तो वहां से एक आध क्वेश्चन पूछ चुका है। अब जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ के जाइए, उसका डिक्लाइन फेज पढ़िए, उसका जो अपवर्ड डायरेक्शंस में वह कब उसका वह अपने चरम जेनिथ पॉइंट पर कब पहुंचा, फिर डिक्लाइन फेज कैसे हो, इस चीज को देख लेना, कुछ साइट्स को देख लेना है, साइट्स का कौन कौन से साइट्स किस किस स्टेट से रिलेटेड है, कब उनका जो है डिस्कवर हुआ है, डिस्कवर करने में कौन कौन से जो है जो उसके जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन आर्कोलॉजिस्ट का नाम दे, एक्सवेंशन जो किया जाता है, उत्खनन जो किया जाता है वह किस लेयर का होता है। अब देखिए, जब वह हॉरिजेंटल होगा तो किस किस प्रकार का जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा, और पैरेलल होगा तो किस प्रकार का हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन आप देखिए किसी को पढ़ाने का तरीका या मटेरियल उठाकर देख लीजिए, यहीं से प्रश्न आ रहा है, उसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं होता। एनसीईआरटी के क्रक्स को आकर आपने जान लिया, कोई भी पीटी रुकने का नाम नहीं। अब मुझे ये हो गया कि जनरल में हमें इस सारी चीजें जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद मौर्य, बीच में नहीं पढ़ना है। अगर साइंटिफिक पढ़ाए तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है ज्यादा, जिससे कि हमारा रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए, उसमें मौर्य पढ़ ले। और मौर्य में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड्स है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें वो इस सारे वर्ड आए हैं। तो ये बीपीएससी को बड़ा प्रेम है, यहां से खूब सवाल पूछता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड देख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आएगा, ये देख लेना है। गुप्ता से एक बार सती प्रथा के ऊपर जो एरन का अभिलेख है वहां से एक सवाल पूछ चुका है, तो थोड़ा बहुत गुप्ता देख लेना है। तो देख लिए 3 से 4 चैप्टर जनरल वाले में पढ़ लीजिए, काम खत्म। उसके बाद में जो उसका रीजनल क्षेत्र वाला जो एंशियंट का इलाका है, एंशियंट काल में पल्लव आए थे, ये कुफान आए थे, उसका सिर्फ जो है क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो हिस्ट्री वाले सर उसके बारे में पूरा बता देंगे। हमने सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूं कि एक्चुअली अगर पढ़ना है तो किस रूप में पढ़ना है और कहां फोकस करना है, इसको फोकस कराने के लिए आए हैं, है कि नहीं। ये आपका दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप यहाँ अध्ययन कीजिए या न कीजिए, लेकिन जरूर आपको यह आभास होगा कि इस ढंग के मार्गदर्शन में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारी निश्चित रूप से रिजल्ट हो, है कि नहीं। तो आप एक 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह जितना भी लेना होगा,
और आप वो लेकर देखिए कि रियल में हम जो पढ़ रहे हैं क्या सही रास्ते में हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अब जो है मिडाइवल, ये एंशियंट में इतने चीजों को कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर एंशियंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, एंशियंट से आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। बीपीएससी में कितना आता है ये पता होना चाहिए कि कहां से कितना प्रश्न आते हैं। कभी कभी 5 से 6 भी आते हैं, अगर कम कम पूछना होगा तो कितना पूछेंगे 5 से 6, नहीं तो मैक्सिमम पूछा जाता है तो 7 से 8। और 7 से 8 पोर्शन में से मैं आपको बताता था यह बुद्ध और महावीर से 3-4 क्वेश्चन तो यही से रहता है। जो रेस्ट बट गया वह हड़प्पन से, मौर्य से, गुप्ता से, वही एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड वो भी फिक्स है, वहीं से पूछ देगा। तो हमारा एंशियंट कितना आसानी से कवर हो रहा है अगर हमने सिर्फ फोकस कर दिया यहीं पर। आइए सर बैठ, तो अगर यहां पर हमने फोकस कर लिया तो आपका काम क्लियर हो जाएगा कि नहीं। क्या हमें मोटी मोटी किताब और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और किस रूप में पढ़ना है, उस टर्मोलॉजी को पकड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी नंबर बात, अब हम मेडाइवल में आते हैं। मेडाइवल से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, एंशिएंट से भी कम किस में पूछा जाता है, मेडाइवल में पूछा जाता है। मेडाइवल में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, जो 4 से 5 क्वेश्चन, और उसके लिए हम पूरा मुगल पढ़ना शुरू कर दिए, सल्तनत पढ़ना कर दिए। सल्तनत अपने आप में बहुत बड़ा है, और मेडाइवल पढ़ना शुरू किए। अब लगे हम पूरा समय बर्बाद करने, कितने क्वेश्चन के लिए, 4 से 5 क्वेश्चन। और मैं बता देता हूं गारंटी के साथ, आप ले लीजिएगा क्वेश्चन बैंक और उठाकर देखिएगा कहां से प्रश्न आ रहा है। मेडाइवल में प्रश्न पूछे कहां जा से जा रहे हैं, मेडाइवल से जनरली जो होता है वह इनर्शियल एज में, जो इनर्शियल जो मेडाइवल है, प्री इसको कहते हैं शुरुआती जो मेडाइवल फेज है, उसमें से जो कुछ देखे होंगे, जो डायनेस्टी है उसका रिलेशन जो है बिहार से कुछ रिलेटेड है, तो वहां से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, पूर्व मध्यकाल। और यहां से जनरली जो आता है ना, आंख मुन के बुक्स का राइटर, बुक्स राइटर, बुक्स राइटर, मेडाइवल में बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं, है कि नहीं। कुछ बुक्स का नाम याद है, वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा कठिन कठिन है। बाबरनामा होगा, किस भाषा में लिखा गया है, तुर्किश में। देखो आप तो बहुत अच्छा बात है, ये क्वेश्चन 3 बार 4 बार बीपीएससी ने रिपीट किया है मेडाइवल में। तो अगर आप सिर्फ बुक राइटर पढ़ के जाते हैं मेडाइवल में, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो ही बन गया, और आ कितना रहा है 4 से 5। अब बच गया 2 से 3 क्वेश्चन। मैं एक एक साइंटिफिक उसका एरिया को बता देता हूं। अब कई बार होता है कि इसमें शाखा जो प्रमुख शासक होते हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता है, इससे ज्यादा वो कर्म नहीं करता है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, 38 पूरे गवर्नर जनरल हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा। 38 का 38 गवर्नर जनरल, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं, ये ये जो इतना बता रहे हैं ये मत समझिएगा कि हिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैं हिस्ट्री पढ़ाता ही नहीं हूं, हिस्ट्री के एक स्पेशलाइज्ड टीम आएंगे। 38 के 38। आपको गवर्नर जनरल याद है, उसका पीरियड कभी याद हो सकता है, कभी जो आईएएस भी कंप्लीट करता है ना उसको भी वो भूल जाएगा। वो मेथड दिया जाएगा यहां पर कि 38 के 38 जिला विथ ट्रिक्स विथ पीरियड आपको याद रहे। और उठाकर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न का हिस्ट्री का गवर्नर जैसे मिलान ये सीक्वेंस सजाने के लिए दे देता है कि पहले कर्नवालिस आया था कि कौन कैनिंग आया था। बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है वासराय किसको कहेंगे, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल और वासराय क्या एक ही होता है। बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर में क्या अंतर है, भारत के गवर्नर जनरल कहलाता था, बंगाल का सीधे गवर्नर कहलाता। टेक्निकली अंतर नहीं होगा, यहीं से अंतर नहीं कर पाएंगे। चार्टर और एक्ट के बीच में क्या अंतर होता है, इतने लोग तो ये भी नहीं बता पाते। नहीं नहीं, हम मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं। तो चार्टर का मतलब होता है
कंपनी कोई भी नियम बनाती थी तो वह चार्टर होता था। जब 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया और 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसमें ये जो वहां की महारानी ने जो पास किया था, उसमें चार्टर समाप्त हो गया। तो कभी कभी भी चार्टर की चर्चा होगी और 1857 के पहले जितना बना होगा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, या चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और जब 1857 की क्रांति के बाद जो भी बना वो एक्ट बना। जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम है कि नहीं, एक्ट ऑफ 1935। तो ये टेक्निकल चीज पता है। हिस्ट्री को जितना हिस्ट्री के रूप में लोग देखते हैं उससे ज्यादा वैज्ञानिक है, और एंशियंट तो पूर्णतः वैज्ञानिक है। किसी भी सिविलाइजेशन या कल्चर का जो कितने लेयर में बना है या उसकी कौन कौन सी लेयर बनी है, उसका वर्टिकल एक्सक्लामेशन किया जाएगा या हॉरिजेंटल किया जाएगा, कितने लोगों तो यही पता नहीं है। सिविल सर्विसेज क्यों नहीं पीटी होता है, कारण यही होता। और सिविल सर्विसेज पढ़ने वाला लड़का ऐसा नहीं कि वो तोता की तरह पढ़ता है, इतना ग्रंथ ले लिया और 4 गो ग्रुप में बैठे तो तुम एक राजधानी एक बताओ, उसका राजधानी वो बताओ। बहुत लिमिट पढ़ाई करता है, 6-7 घंटे की, लेकिन टेक्निकल पढ़ाई होती है। हमें पता है कि कौन सा कोर एरिया को पकड़ना है, आपको नहीं पता चल रहा है कि हम कौन सा कोर एरिया को पकड़ेंगे तो कितना आसान लग रहा है मुझे। यही कोर एरिया मालूम नहीं रहेगा तो आप पढ़ते रह जाएंगे। ये समुंदर है और समुंदर में आप भटक जाएंगे अपने लक्ष्य से। आप बिल्कुल ही लक्ष्य विहीन रास्ते की ओर मार्गदर्शन कब हो जाएगा आपको खुद में ही पता नहीं चलेगा, जबकि आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने आप में आपको गिल्टी महसूस होने लगेगा। और कई बार तो खुद की नजरों में लोग गिरने लगता है कि मेरा क्यों नहीं रिजल्ट होता है, सामने वाला का रिजल्ट हो गया, हमसे तो ज्यादा होशियार आदमी नहीं था, हमसे तो तेज नहीं था, हमसे तो अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उसका रिजल्ट हो गया। कारण यह है कि हम उस चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना छोड़ दीजिए, क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या यहां से पता नहीं चलता है कि क्या नहीं पढ़ना है यूपीएससी के रिजल्ट के लिए? तो हमारी ये अटेम्प्ट होनी चाहिए कि नहीं, हम लगे हुए रहेंगे 2-4 साल में तो कभी सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसी स्थिति में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है। सीट कितना है यह मायने ही नहीं रखता है, सीट कितना आएगा, क्योंकि काबिलियत अपने आप में इतना भर लीजिएगा कि आपको खुद लगेगा कि हमारा फर्स्ट बार में सिलेक्शन होगा, और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं। ये कोई संस्थान आपके अंदर आग नहीं लगाएगा, आपके अंदर खुद आग स्वयं लग जाएगा। संस्थान किसी भी विद्यार्थी को सफल नहीं बनाती है, संस्थान सिर्फ सहारा देती है, आपके अंदर की जो एनर्जी है उसे सही डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास सिर्फ, है कि नहीं। अब जो है गया, हमने मेडाइवल को देख लिया मोटा मोटी, आपको भी लगा हिस्ट्री वाले सर और भी इसको बढ़िया से करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि तो तब आप इतने ढंग से क्यों बता रहे हैं। तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, बहुत जगह इंटरव्यू में बैठे होंगे तो क्या सिर्फ एक साइंस पर के हमारा निकल गया होगा। और सबसे बढ़िया टीचर वही होता है जो कंटेंट पर काम किया। हमने 10 साल कंटेंट पर काम किया, इसलिए मुझे एक एक चीज पता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे संस्थान में आप एडमिशन लीजिए या कहीं भी एडमिशन लीजिए, बहुत जगह जाइए और हर जगह पर देखिए कि मुझे क्या दिया जा रहा है, क्या हमें एक जो मार्गदर्शन की आवश्यकता है वह सही मायने में यहाँ मिल पाएगा इस भीड़ वाले जगह पर, या वैसे जगह पर हम अध्ययन करें पर जहां पर मेरे अधिकारी हैं या ऑलरेडी उनके मार्गदर्शन में अधिकारी के निर्देशन में कर रहे हैं, जो स्वयं उस परीक्षा को पास कर चुके हैं, वो कारगर है। वो निर्णय करना आपके हाथ। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब हम मान लेते हैं 5 क्वेश्चन एवरेज यहां से लगा देते हैं, 5 क्वेश्चन यहां से एवरेज मान लेते हैं, तो मॉडर्न से 25 से 30 क्वेश्चन मानिए, 25 से 30 क्वेश्चन।
एनसीईआरटी, इसमें हम यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी को बुक पढ़ना है तो राजीव अहिर की पुस्तक, खुद आईएएस अधिकारी रहे, तो राजीव अहिर का मॉडर्न हिस्ट्री की किताब आप पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। अब यहां से सर कैसे प्रश्न आता है तो मैं थोड़ा बता देता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल का सीक्वेंस बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। मेरे पास अभी समय नहीं तो 38 के 38 गवर्नर जनरल, मेरा हिस्ट्री बुक नहीं है, हिस्ट्री पेपर नहीं है, 38 के 38 पेपर जो है, 38 से 38 गवर्नर जनरल आपके मुख पर विथ डेट आपके दिमाग में यही छपवा दूंगा। 38 याद करना, किसी किसी को जो हिस्ट्री 10 साल से पढ़ा रहा है ना उसको भी पूछेगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इस प्रकार से साइंटिफिक ढंग से रखना है, कैसे रखना है, इस रूप से दिमाग के मानसिक पटल पर हो जाए कि कभी उसका जो है ना वो आपको कष्ट नहीं दे। यही तो कष्ट देता है कि कब से गवर्नर जनरल हुआ, कब से वायसराय हुआ, या कब से जो है हम उस चीज के जो उनके नॉमेनक्लेचर में जो अंतर आए हैं वो किस टाइम से, वो पीरियड कौन था, उस चीज को हम समझ पाए। ये चीज मुझे ये करना है। तो उस कोर एरिया को देखिएगा, गवर्नर जनरल का देखिए पीरियड नहीं पूछा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, बीपीएससी का जरूर पूछा है 2 से 3 क्वेश्चन। तो हम यहीं पर कर देंगे 2 से 3, 2 से क्वेश्चन तो हमारा यहीं से आ जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल 25 से 30 क्वेश्चन तक आपको ले जाऊंगा, भले ही समय लगेगा, एक एक चीज का मैंने बिल्कुल ही ऑपरेशन करके बताऊंगा। दूसरा ये बात होता है कि कंपनी का आगमन से जरूर पूछा जाता है कि कंपनी के आगमन में पहला कंपनी का आगमन किसका हुआ, उसका सीक्वेंस बता दीजिए, पहले फ्रेंच आया कि अंग्रेज आया कि पुर्तगाली आए कि डच या ड्रेन आए, जो भी आए, डेनिस आए, उनका फिर जो ये सीक्वेंस जान लेने के बाद उनकी कहां कहां पर कारखाने लगे, कारखाने कौन कौन सा आता था जी, डच फैक्ट्रियों में, चिंसुरा इस सब के क्षेत्रों में लगा था। ये आप देखते होंगे पटना में, पटना से आप रिलेटेड उस बेल्ट से है क्या? पटना बेल्ट से नहीं है। एक अशोक राजपथ में जाइएगा तो एक पर्टिकुलर स्थान है, उस जगह के नाम पर ही एक्चुअली अंग्रेजों की कारखाना खुली थी, उसके नाम पर पर्टिकुलर आज भी स्थान बसा हुआ है। तो कहने का मतलब, और वो पूरा वो दिखाता है, खंडहर भी दिखता है। तो कहने का मतलब है कि इस ढंग की चीजें आपके अध्ययन अगर मानसिक पटल पर डाल दिया जाए तो आपको याद नहीं करना है, बल्कि हिस्ट्री आपके मन मस्तिष्क के पटल पर वह छप जाए, ऐसी आकृति बनाना है। एक्चुअली हिस्ट्री में मेरे मस्तिष्क में यह डाल दिया गया है कि यह रटने वाली विषय है। हिस्ट्री साइंटिफिक सब्जेक्ट है, सच्चाई यही। हिस्ट्री का रिसर्च जो किया गया है वह सभी के सभी साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति रहे हैं, है कि नहीं। भाषा विज्ञान इस प्रकार के चीजों का विकास ऐसे नहीं होता है, या संस्कृति या सभ्यता का, सिविलाइजेशन का ग्रोथ जब इस तरह से हुआ होगा तो हम यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उनकी क्रोनोलॉजी है, उनका जो विकास की जो गौरव गाथा है वह लिखी गई है, उसका हर क्रम में एक नई चीजें जो है वह उस चीज को माने जो है पुरानी अपनी पीढ़ियों से अलग कर देती। और उस उपलब्धि को अलग कौन कौन होता है, तो वो होता है साइंटिफिक इन्वेंशन। अगर हम हमारी हमारी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी होगी, उसके पास में ये जो इतनी लंबी लंबी मोबाइल जो देख रहे हैं वो मोबाइल ही नहीं होगा। 10 साल के बाद क्या होगा, चिप्स होगा जो हमारे ब्रेन पर ही होगा, वो क्लिक करेंगे और स्वाभाविक रूप में मेरे ब्रेन पर होगा। आपको कहेंगे ये अतिशोक्तिपूर्ण बात होगी कर रहे हैं, जो भविष्य में होगा, नहीं, इस पर शोध भी जारी, साइंस। या मोबाइल ही नहीं रहेगा, या चिप्स आपके ब्रेन ही अंदर सारे चीज मेमोराइज्ड होगा, इस लेवल पर साइंस चली जाएगी। तो अब जो हमारे आने वाली पीढ़ी होंगे तो वो तो कहेंगे पापा कितना बैकवर्ड थे, कितना बड़ा बड़ा लंबा मोबाइल लेके चलते थे, वो भी पॉकेट में, कितना खराब लगता होगा, बताइए पर्सनालिटी पर कितना बुरा असर होता। हम अपने पुराने वाले पीढ़ियों पर हंसते हैं कि वो कैसे, एक बात कहता हूँ कि कई बार हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि उनकी तुलना में हम ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी उससे ज्यादा स्मार्ट होगा। उसके लिए विच कॉजेज अस रिस्पॉन्सिबल, ये पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो कई बार असर्शन रीजनिंग के अगर सवाल आएंगे तो इस प्रकार की समझ, जब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जनरली यहाँ पर रीडर होते हैं, ये पढ़ाते नहीं है, ये रीडर होते हैं। जैसे किताब रट के आए हैं, पढ़ के चले, वो बक 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 कर देना है,
आपको लगता है कि खूब सन ईस्वी पढ़ा दिया है, अकबर कब आक्रमण किया, ये कब, अरे तो घर पर बैठकर भी तुम पढ़ सकते हो। क्या जरूरी है संस्थान में एडमिशन लेने की? आपकी मानसिक स्थिति का विकास करना, यानी कि उस परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को पॉन्डरिंग करने, यानी कि सोचने समझने की गहन चिंतन शैली का जब विकास हो जाता है, तब आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव गुणों का विकास होगा। और आपको जो नियुक्ति की जा रही है, नॉट यू आर ए रिक्रूटमेंट, यू आर ए अपॉइंटेड। अपॉइंटमेंट कौन होता है? वह क्लासिकल, वह क्लास 1 या क्लास 2 का गस्टेड ऑफिसर होता है। उसकी पर्सनालिटी में एक सौम्यता होती है। कई बार देखते होंगे कि अधिकारी जो है, कई बार दाएं बाएं अपना बिल्कुल परछाई थोड़ी ना हटता है कि देखो अब कितना अच्छा है। वह तो कम जो, मैं उनका ये अचीवमेंट को कम नहीं आंकता हूँ, लेकिन जो भी अधिकारी होते हैं वो कितने सौम्य स्वभाव का होते हैं। कारण क्या होता है? वो मेहनत कर कर उनको इतना सौम्य स्वभाव का बनाया जाता है, मृदु स्वभाव का बनाया जाता है, कि जितनी उनके पास ज्ञान होती है उतनी गंभीरता आती है, आप उतने सबल अधिकारी बनेंगे। ये आपको बताती है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर आप जाएंगे तो यह हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस कहीं काम देगा क्या? नहीं। फिर पढ़ाया क्यों जाता है? पढ़ाया इसलिए जाता है कि आपके अंदर गंभीर शालीनता है। आप किसी चीज के प्रति सोचने का दायरा जो है, उस माने कंडीशन के अनुसार जो है, आप अपने आप को तैयार कर, है कि नहीं? मेरा लगता है कि थोड़ा सा लगता होगा कि ये क्या मेरे सिलेबस से रिलेटेड है क्या? तैयारी आदमी को पीटी की नहीं करना चाहिए, मेंस की करना चाहिए। हमारी तैयारी तीनों स्तर पर इस्तेमाल की जानी चाहिए। आज कई लोग यूट्यूब पर लोग फुहर भाषा बोलकर उनके व्यू बहुत ज्यादा जाते होंगे। ऐसे अमर्यादित शब्दों को इस्तेमाल करके और अपने आप को कहते हैं कि देखो मेरा इतना व्यू चला गया, ये सही माने में दैट लाइक ए एजुकेशन क्षेत्र में एक प्रकार के जस्ट लाइक ए जोकर। और उस जोकर से आपका व्यक्तित्व इनहांस नहीं करेगा, बल्कि उससे डिमोरलाइज होगा, डेमोलिश होगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व का ये करना है तो अपने आप को 2 साल, ज्यादा मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, आपसे मैं समय जरूर की, आपसे समय जरूर लूंगा, और आपसे जो बेशकीमती चीज लेने जा रहा हूं वो समय लेने जा रहा हूं। और इसकी कीमत कीमत ही नहीं है। बोलिए, जब कोई यमराज आते हैं तो उनको बोलिएगा कि 5 मिनट का मोहलत दे दीजिएगा, हमको कुछ जगह पर बातचीत करना है, तो यमराज मानेंगे? नहीं ना मानेंगे। हम आपसे 2 साल या 1.5 साल का समय मांग रहे हैं, आप तो मुझसे यमराज से भी ज्यादा भरोसा किए कि नहीं, उस ईश्वर से भी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो हमें किस कसौटी पर कसकर रखना पड़ेगा कि हमारे यहां से जो भी अधिकारी निकले निकले वह मोरल निकले, वह एक एसेट्स के रूप में निकले, वो अधिकारी का नाम हो, है कि नहीं? ऐसे तो हजारों अधिकारी बनते हैं, लेकिन वैसे कोई अधिकारी बने जो बिल्कुल मोरलिटी के स्तर पर हो, रियलिस्टिक के स्तर पर हो और वास्तविकता के आधार पर हो, अपनी अमिट छाप छोड़ पाए, है कि नहीं? तो हमारी तैयारी इन स्तरों पर, यानी कि ट्राई स्तर पर होनी, है कि नहीं? अब होता है हम यहाँ पर थोड़ा सा विषय से विषयांतर होकर भी बता रहे थे, वो जरूरी भी है, इंटरकनेक्ट करना बहुत जरूरी भी। अब हम आते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में ही बता रहे थे आपको। हाँ, तो आप वहां पर कर लीजिएगा, एक कंपनी का कैसे कैसे आगमन हुआ, उनका कंपनी का क्या क्या नाम है, वहां से पूछ लेता है। तीसरा जो पूछा जाता है वह नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से? नेशनल मूवमेंट। एकदम दिमाग पर बैठा लीजिएगा, जो तीसरा सबसे ज्यादा पोर्शन आएगा वह नेशनल मूवमेंट से आएगा। नेशनल मूव अब नेशनल मूवमेंट को भी हम कई खंडों में बांटेंगे। देखिए कि एक खंड तोड़िएगा और क्वेश्चन देखिएगा तो हूबहू उसी टाइप से आएगा। तो नेशनल मूवमेंट में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? वकीलों का रहा है। कोई राजनीतिक संस्था बनी हुई होगी, है कि नहीं? कोई ना कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बना होगा जो संस्था को चला रही होगी, है कि नहीं? उनके कुछ विचारधाराएं होंगी, आइडियोलॉजी होगी। जैसे आइडियोलॉजी 2 प्रकार की थी, एक तो था कि ग्राम दल वाले था, और एक जो होता है था, एक जो होता था सॉफ्ट सॉफ्ट माने वो मानने वाले का था। तो उसके आइडियोलॉजी के आधार पर भी विचारधारा को देखना है, लेकिन उद्देश्य एक ही था, टारगेट एक ही था कि भारत को स्वतंत्र करना। अब इसमें से
इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन भी होगा। इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या देखेगा, एक तो दो प्रकार का इंस्टीट्यूशन का चर्चा करना है। एक इंस्टीट्यूशन का चर्चा करना है नेशनल कांग्रेस के रूप में। तो नेशनल कांग्रेस में जितना जो बना है, तो नेशनल कांग्रेस में देख लीजिएगा 1985 में गठन हुआ, तो उसमें पहला अध्यक्षता किसने किया, दूसरा किसने किया, तीसरा, तो चार को मोटा मोटी आप याद रखेगा। उसके बाद मुख्य मुख्य सबको याद रखना जरूरी नहीं है। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है, जिसमें अब उसमें एक रहेगा कि किस समय खादी जो पहनना अनिवार्य कर दिया गया, किस अधिवेशन में ये किया गया, किसमें जो है कांग्रेस में फूट आ गई, कहाँ पर जो है वो फिर जो है कांग्रेस जो है एकुमुलेट कर गए, यानी कि वो फिर जो है ज्वाइंट कर गए। तो इस ढंग की कई बार होती है। हाँ, कांग्रेस में भी विचारधारा की लड़ाई चली है। तो कौन सा विचारधारा का कब किस पीरियड में इन्फ्लुएंस रहा है, किस पीरियड में किस तरफ का इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, इस ढंग का। इस क्रोनोलॉजी को सिर्फ आप पकड़ लीजिएगा तो हिस्ट्री आपको लगेगा कि दैट इज साइंटिफिक, और इसको प्रभावित करने वाले ना कोई फीचर्स होंगे, ठीक नहीं। और उन फीचर्स को आप पकड़ लीजिएगा। मेन चीज क्या होता है, आईआईटी का लड़का 2 महीना 4 महीना पढ़ रहा है, स्टूड कर रहा है, समझ रहे हैं पीछे क्या उसके पास में क्या कोई बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा दिमाग आ गया? जी नहीं, आपके और हमारे जैसे नॉर्मल बच्चा है, उसको एक सही सी परिस्थिति मिला, वो निकल गया। हमारे घर के बगल से इस बार जो है अभी नीट का एग्जाम हुआ है, टॉप 10 में आया है। बताइए, वो नॉर्मल लड़का, खेलने वाला लड़का टॉप 10 में आ गया है। बताइए, कहने का मतलब है उसको देखकर आप कहीं नहीं कहेंगे पढ़ने वाला लड़का हो। परिस्थिति, जगह, एनवायरमेंट, आप एक कच्चे घरे की भांति है, आपको जैसा बना दिया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता कि बड़े बड़े अपने आप को गंभीरता दिखाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं भी मुखर्जी नगर में आपको गंभीर दिखेंगे, माहौल बना के आएंगे, माहौल टाइट करके भी आते हैं। सही से आप सब तेरी मुंह बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें माहौल बनाना है ना। माहौल पर ही तो पैसा वो ऐड पाएंगे, मोटी रकम। मैं इस चीज से भी आगाह करना चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करके यहां तक आए हैं, तो आप मेरे साथ कम से कम कुछ समय तक जरूर जुड़ के रहिए। आपको पता चल जाएगा। और कहीं और भी हम रोकेंगे भी नहीं कि और संस्थानों में नहीं जाए, क्योंकि आपके यह करियर का मामला, आप निश्चित रूप से जाए और सर्वेक्षण करें कि मेरे यहां पर मुझे क्या मिल रहा है और मुझे मुझे उस भीड़ तंत्र में क्या मिलेगा। यह डिफरेंसेस है, क्योंकि आपके स्टूडेंट लाइफ से मैं भी गुजरू, आपके दुख दर्द को मैं भी समझ, क्योंकि मैं भी उसी जमीनी रास्ते से होकर यहाँ तक पहुंचा, तो उन दर्द को जरूर पहचान। अब क्या होता है कि अब इन सारी चीजों को आप कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी को बहुत ये करना है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं होता है। और गांधी के आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। गांधी के आंदोलन से बहुत ज्यादा आंदोलन, जो भी आंदोलन चलेगा, और खासकर बीपीएससी को बहुत लगाव है। जैसे गांधी, और एक चीज और ध्यान रखिएगा जो बिहार स्पेशल में यहां हम कहना भूल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बिहार स्पेशल आएगा, तो बिहार स्पेशल के संदर्भ में देखिएगा वहां महिलाओं का योगदान क्या है कि नहीं। कई बार पूछ देगा राजेंद्र बाबू की पत्नी का कहां से नेतृत्व कर रही थी। ऐसे बहुत सारे महिलाओं का योगदान है कि नहीं। एक पार्टिकुलर प्लेस के स्थान के ना आधार पर भी पूछ लेता है। कुछ कुछ आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, यहाँ पर मैं बाइफ्रगमेंटेशन कर रहा हूँ कि बिहार के आंदोलन में ये असहयोग आंदोलन में, इन डिसोबिएंट मूवमेंट में वहां के वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उस सारे कंट्रीब्यूशन को देख लेना है। जैसे एक होता है लोटा विद्रोह कहते हैं, लोटा को क्या कहेंगे इंग्लिश में, लोटा ही कहेंगे क्या, उसको क्या कहेंगे, पॉट पॉट रिवोल्ट कहेंगे। तो पॉट रिवोल्ट कहेंगे, हालांकि पॉट एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है, पॉट का मतलब बर्तन होता है, लोटा को ये कोई पार्टिकुलर कोई वर्ड है नहीं। तो ये कहाँ हुआ है कि नहीं। नेकेड रिवोल्ट कहाँ हुआ, नंगी हड़ताल, यानी कि विदेशी वस्त्र का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, है नहीं। ये गांधी जी के ही एक, तो वहां पर जो जितने भी वो जो कैदी थे, तो ये चीजें कोरिलेट आप कर लेंगे ना, तो चीजें बड़ी आसान है।
और साइंटिफिक हम तो कहते हैं कि इतना एक्सपर्ट रूप से वो तोड़ के बता देंगे वो सारी चीजें कि वाई फ्रेगमेंटेशन के रूप में, और उस रूप से आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाइए, मैं एक गारंटी देता हूं कि आप उसको क्वेश्चन बनाइए, उसको एनालाइज कीजिए कि हम सर जो पढ़ाए हैं उससे जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, या अचानक कहीं से कोई सवाल मिल रहा है, आप कहिएगा कि अच्छे घटना चक्र पढ़ लिए होंगे सर, चाहे कुछ कर लिए होंगे, तो अचानक किसी का भी संस्थान का एट रेंडम जो भी टेस्ट होगा या बना होगा उस चीज को भी आप रखिएगा आप बनाने की स्थिति। ये कॉन्फिडेंस स्वतः जब आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो कोई संस्थान या मोटिवेशनल स्पीकर उतना नहीं कर पाएगा जितना आपके अंदर से जो ऊर्जा आएगी वह ज्यादा आपको महत्वपूर्ण भूमिका। ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, जैसे मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन मूवमेंट से, उसमें महिला पुरुष, और कहने का मतलब यह है कि बिहार के रिस्पेक्ट में भी अगर आप करते हैं तो जनरली इससे सारे के सारे लगभग 20-25 क्वेश्चन यही होंगे। अब कहाँ होगा, समाचार पत्र पत्रिका से क्वेश्चन आता है, उदंड मार्तंड के कौन है, या चार को दे देगा ऑप्शन, इधर समाचार पत्रिका वो मिलान के लिए दे देगा, इससे आना ही आना है प्रश्न। उसके बाद में शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट कब कब हुआ, किस रूप में हुआ है कि नहीं। 1813 में पहली बार एजुकेशन पर एनुअल बजट में कुछ रिकमेंडेशन किया गया था, वह सिर्फ किया गया था 1 लाख, है कि नहीं, और वो भी ईसाई एजुकेशन के लिए था। तो हम एजुकेशन का कैसे कैसे जब यहां तक हो गए, उसमें रेले आयोग था, गुड डिस्पैच था, राधा कृष्ण आयोग था, जिसके लिए यूजीसी का गठन हुआ था राधा कृष्ण आयोग कमेटी के रिकमेंडेशन पर भी। तो ये एजुकेशन का कैसे विकास हुआ, ये चीजें आपको एनसीईआरटी में बहुत टटोलना पड़ेगा, हालांकि उतना इंफॉर्मेशन भी दिया नहीं, लेकिन हमारे संस्थान के द्वारा एक जगह पर फॉर्मेट करके दिया जाएगा, यहां से इतने प्रश्न आते हैं, ये फॉर्मेट है, यहां पढ़ना है और वैज्ञानिक रूप से ऐसे पढ़ना है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आया, वो उसमें कौन से एक्ट में पहली बार किस पर लाया गया, क्यों लाया गया, किसकी मकसद क्या था, बिना मकसद के कोई हम प्रोजेक्ट लाते नहीं है, तो उसका मेन मकसद था किस पर प्रतिबंध लगाना। इस टाइप के क्वेश्चन आपका ब्रेन खुल जाएंगे और आपको लगेगा कि टू द फोकस, हमें यही चीज करना है। जब ये चीजें करना हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती है। तब मोटी मोटी ग्रंथ बुक पढ़ के दिमाग डेविएटेड नहीं हो जाता है कि नहीं यूपीएससी तो वही करेगा जो 5 साल रगड़ा होगा, जी नहीं। 6 महीना सही ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा बीपीएससी क्रैकर। आईआईटीएन लड़का को देखते हैं 3 महीना 4 महीना पढ़ता है, कौन तो 1 to 10 रैंक में लाया था, कथी कब पढ़े हो, तो पिछले ही साल से तो तैयारी शुरू किए थे। तो वो चीज हमारे अंदर क्यों नहीं है, उनके अंदर क्यों है, क्योंकि उनको पढ़ते पढ़ते दिमाग पर इतना इंजीनियरिंग का बोझ पड़ता है कि एक एक दिन में वो माने वो महीना में 16-17 पेपर देते हैं एग्जाम, हमेशा इंस्टॉल में, उनको दिमाग उस ढंग से उस अनुरूप हो गया है। और हम लोग तो है कि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर वाले, यहाँ पढ़ लिए हैं, यहाँ से तो रख रहे हैं स्टडी मटेरियल मिल ही गया ना, अरे आज नहीं पढ़ेंगे 2 दिन के बाद पढ़ेंगे, उसमें क्या लगा है। वे दोस्त हुआ आए हैं, दोस्त के साथ कुछ मीटिंग कर लेते हैं, कुछ पार्टी कर लेते हैं, पहला ही मकसद प्रायोरिटी तो वही है, इसलिए रिजल्ट नहीं होता है, और 5 साल 6 साल हम वही चक्कर लगाते रह जाते हैं मुखर। तो ये प्रतिदिन, मैं ये कहने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जब भी यहाँ पर कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसका प्रॉपर टेस्ट होगा, डिस्कशन किया जाएगा, और देख लीजिएगा मेरे डिस्कशन का आप वीडियो भी आप देख लेंगे कि उसका असर क्या है। सिर्फ ये नहीं कि टिक मार दिए कि इसका उत्तर ये है, क्यों प्रॉपर ढंग से यही उत्तर क्यों होगा। तो इन सारी चीजों को हिस्ट्री के ऊपर मोटा मोटी हमने आपको बता दिया, ये मेरा फील्ड का चीज नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट पर जनरली सभी विषयों पर काम किया है, और जब मैं वहां तक पहुंचा हुआ हूँगा तो स्वाभाविक रूप से हमने सब विषय को बिल्कुल ही उस चीज को रखा है। चलिए थोड़ा सा मिटा दे। स्टडी मटेरियल प्रॉपर रूप से आपको यहीं से मिलेगा, स्टडी मटेरियल, क्लास मटेरियल, जो पूरा टेस्ट होगा वो मिलेगा आपका, और प्रॉपर हर टॉपिक्स के बाद टेस्ट होगा। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होते हैं वो होता है बीपीएससी के थ्रू, अगर मुझे बातचीत करना है
बीपीएससी के लिए बातचीत करें तो होता है करंट अफेयर्स। हिस्ट्री के बाद सीधे प्रायोरिटी पर कौन आता है? करंट अफेयर्स। यही पता ही नहीं है। गया पॉलिटी में खूब मन लग रहा है तो लक्ष्मीकांत लेके लगे एकदम पढ़ने। पता चला कै वो क्वेश्चन आता है तो 10 से 12 क्वेश्चन। क्या कर लोगे 10-12 क्वेश्चन में? क्वालिटी तो 2-4 दिन पढ़ा देना, दो चार खाली वो आर्टिकल रट के चला जाए और शेड्यूल रट के जाएगा तो 7-8 गो तो वो अकेले मार के चल जाएगा। 2-4 को भले नहीं पूछेगा, कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो भले उससे नहीं बनेगा, तो भी 7-8 क्वेश्चन हम मार के चल जाएगा। छूटेगा क्या? तो 4 क्वेश्चन। और कोई बहुत दिन रात एक करके पढ़ा होगा, उससे भी 1-2 क्वेश्चन गलत, मानवीय भूल हो ही जाती है। कितना आप, एक नॉर्मल लड़का जो 1-2 रोज पढ़ा है और एक जो साल भर पढ़ रहा है, कितना मार्क्स का अंतर है? 2 मार्क्स। तो ये प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि हमें किस प्रायोरिटी में पढ़ना है, तभी एक बार में रिजल्ट होगा। वह प्रायोरिटी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में यही पता नहीं है कि पढ़ना क्या चाहिए। हमने पूरा एक वीडियो ही बनाया है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में बताया है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पूरा मैंने डिस्कशन किया, वो वीडियो है ना। हाँ, तो वो वीडियो मैंने प्रॉपर ढंग से डाल दिया है। उसको चाहिएगा तो आप उसको तोड़ के देख लीजिएगा। ऐसे मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। करंट अफेयर्स को 3 खंडों में तोड़ कर देखते हैं। हमेशा ये साइंटिफिक आपका तैयारी का तरीका होना चाहिए। पहला जो होता है वह इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर्स को देखना चाहिए। दूसरा जो होता है वह नेशनल इश्यूज पर होता है। और एक होता है जो आप जिस प्रांत में जाते हैं या स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट से रिलेटेड भी करंट अफेयर। ये 3 परफॉर्मा बट के रहना चाहिए। अब मुझे पता होना चाहिए इस 3 खंड में से भी प्रश्न कहाँ आते हैं, या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कितना आएगा सर, तो 30 से 35 क्वेश्चन। अगर बजट भी कई बार जोर उड़ दिया जाए, बजट भी जोड़ दिया जाए, तो यह कई बार क्वेश्चन 40 हो जाता है, जो हिस्ट्री से कई बार क्रॉस भी कर जाता है, या हिस्ट्री के आसपास रहता है, या हिस्ट्री के बराबर हो जाता है। तो इसको बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी के साथ देखना है। और करंट अफेयर्स का मतलब यही होता है, परीक्षा के 10 दिन पहले सब बैठेगा, 10 दिन भी नहीं। जैसे कोई 2-4 रात पहले से पढ़ना करंट अफेयर शुरू करता है, और उसी में पैनिक क्रिएट कर जाता है। जो पहले से आपका कॉन्सेप्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पर बना है, सब पैनिक क्रिएट करके उस सब उसको लेके सबको एकदम क्या कर लेते हैं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था, फिर भी वो पूरी की पूरी स्थिति डमाडोल हो जाती है। हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। वो वीडियो हमारा वो 10 मिनट अब 5 वाला वीडियो नहीं होता है ना, शॉर्ट वीडियो होता है। मेरा करंट अफेयर्स पर वीडियो 2-2 2.5 घंटा का होता है। किसी का वीडियो देखिएगा, एक टॉपिक पर 2 घंटा और 2.5 घंटा बोलने की किसकी हिम्मत है? कोई नहीं बोल पाएगा। हम पढ़ाते वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। देखिएगा हमारा वीडियो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा का वीडियो करंट अफेयर्स पर चलता है, एक टॉपिक के ऊपर। मेंस आप जो लिखने जाते हैं बीपीएससी का, मेंस जब लिखने जाइएगा तो बीपीएससी का 4 से 5 क्वेश्चन जो होता है ना मेंस का, जिस पर एसडीएम रैंक्स, स्टैटिक्स के बाद सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, जहां पर लिखने में कॉपी दिक्कत होती है कि मेंस में हम कॉपी भरे की बात बनाए, तो यही 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 आपको मार्क्स दिलवाएगा आईआर के क्वेश्चन में। वही जो 2-2.5 घंटा जो हम लेक्चर लिए हैं, वहीं से कोरिलेट कर पाएंगे आप मेंस के लिए, है कि नहीं? तो वो होता है। मुझे तो सर, और बहुत जगह से दबाव भी आते रहता है कि सर 10 मिनट में बना दिया। हम लेकिन 10 मिनट में क्या करें? 10 मिनट तो हमारा इंजन गरमाने में लगता है, और 10 मिनट में लोग पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। 10 मिनट में क्या आदमी बात बात को रखे हो भाई? 10 मिनट तो आपसे हम बिल्कुल परिचय ही करने में लग जाता है। तो कई बार होता है कि आपकी सतही ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसके सारगर्भित चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और तभी किसी चीज को आप उस पर विचार रख सकते हैं, उस पर विचार बना सकते हैं, और इवेल्युएशन करने का जो होता है, या किसी थॉट्स को आप ये चीज कर सकते हैं। तो 30 से 35 जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें कौन कौन से पोर्शन को देखना है, इस चीज को देख लेना। 35 क्वेश्चन में कहां कहां से प्रश्न आएंगे? तो एक तो इंटरनेशनल आएगा, तो इसको मैंने ये नाम दिया है, इसको बी देते हैं और इसको सी देते हैं। तो पहले हम ये चीज पर चर्चा करते हैं। ये चीज पर इंटरनेशनल में हम अपॉइंटमेंट के ऊपर
सबसे पहले अपॉइंटमेंट पर करेंगे, यानी कि नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन, जो प्रमुख रूप से संस्था, उसकी नियुक्ति कौन हुई है। और खासकर इस अपॉइंटमेंट में प्रायोरिटी उसको देना है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम वाला तो एकदम निश्चित रूप से है कि वह पूछेगा ही पूछेगा, कि फर्स्ट टाइम वाला जो ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है अपॉइंटमेंट। दूसरा जो होता है, इसी में फर्स्ट ये अपॉइंटमेंट होता है। दूसरा ये होता है अपॉइंटमेंट के बाद, अगर हम, सर कुछ बोलना चाहिएगा क्या? आइए ना सर, बोलिए। नहीं, एक अकेले लड़का सभी बोर हो जाएगा कि, आइए आइए आइए, थोड़ी देर के बाद। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि आप सर, ये सर हैं, यही हैं, अधिकारी हैं। देखिए कितने नॉर्मल है, सो देखिए। हाँ देखिए, और वही मैं बात कर रहा था, और सर में से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। चलिए, ये अपॉइंटमेंट की बातें ये होती है, अपॉइंटमेंट हो गया। और दूसरी नंबर जो आपका सबसे ज्यादा जो आता है इंटरनेशनल लेवल पर, वह होता है, एक तो मोटो होता है। मोटो समझते होते, किसी चीज का मोटो लिखता है ना, कोई भी आयोजन होता है उसका मोटो होता है। या दूसरे स्तर पर उसका मोटो के साथ साथ समिट, कोई समिट होता है कि नहीं। समिट से जरूर एक एक से दो क्वेश्चन एकदम रहना ही रहना है, किसी भी एकदम पूछेगा। उसमें मोटो क्या रखा गया है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, मोटो और ऑब्जेक्टिव सब। इसमें दो चीज याद रखेगा, एक मोटो याद रखेगा क्या है, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। हाँ, शिखर जिस सम्मेलन कहते हैं, इन लोग इंग्लिश मीडियम के हैं दोनों, इसलिए मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये समिट है। कल मैं साइंस पर डाला हूँ प्रीवियस क्वेश्चन, मैं 50 क्वेश्चन का बनाया हूँ। आप अगर लेवल देखना है ना, तो मुखर्जी नगर में उतर जाइए, एक एक जो अपने आप को बड़ा बड़ा कोचिंग कर रहे हैं, तो बड़ा बड़ा कोचिंग कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन तो मार्केट में उपलब्ध है ना। आप मिलाइएगा और मेरा क्वेश्चन मिलाइएगा, जमीन आसमान का फर्क वहीं पर पता चल जाएगा, क्वेश्चन के लेवल पर। सोचने का लेवल इतना मैंने उसमें ये किया हूँ, मैं खुद बनाया हूँ। और वो मैं खुद फंसने वाला उसमें डाल दिया हूँ, कि उसमें मैं पढ़ाते पढ़ाते भी फंस सकता हूँ। तो समझ आइए कि स्टूडेंट का क्या लेवल होगा ये करने का। अगर थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया और थोड़ा सा भी नजर हटी, तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। इस लेवल का आपको बनाएंगे, है कि नहीं। और ये अपॉइंटमेंट हो गया, सबमिट हो गया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, वो खासकर महिलाओं से रिलेटेड अगर अपॉइंटमेंट है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं। एक हो गया अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद सबमिट हो गया। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज क्या होता है, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, या जो आपका ये है प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो हुआ है, उससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा कि किस देश का दौरा हुआ है, और वहां पर क्या ट्रीटी की है, या ट्रीटी क्या हुआ है कि नहीं। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद आपका डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस से, साइंस एंड डिफेंस, साइंस एंड डिफेंस, साइंस और डिफेंस में क्या क्या प्रगति हुई है, जैसे डीआरडीओ, इसरो से का जो अचीवमेंट, एकदम निश्चित रूप से पूछना ही पूछना है। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, यह सबको देखना है। इसमें सिर्फ ये नहीं देखना है जिस स्टेट का देने जा रहे हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो, और सेंट्रल स्तर पर जो चल रहा है वो, और अगल बगल के स्टेट में भी जो महत्वपूर्ण है वो भी ध्यान रखना है। कई बार मिलाने में पूछ देता है कि नहीं। छठे नंबर पर आप करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, साइंस एंड डिफेंस में हो गया, ट्रीटी हो गया, सबमिट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। और उसके बाद में क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति का, जो रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति का अगर वो मौत हो गई है, तो उस मौत से रिलेटेड जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, उनके डेथ से रिलेटेड। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे सबसे ज्यादा आता है, हम सबसे लास्ट में इसलिए रख रहे हैं कि यही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्राइज होता है। प्राइज का मतलब पुरस्कार। पुरस्कार में भी कई कैटेगरीज है, ये कैटेगरी अगर नहीं बांटिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। प्राइज जो जाता है, ये सबसे ज्यादा स्कीम, पूरे करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसी का योगदान है। इसको भी कई खंड में तोड़िएगा,
पहला प्राइज हम रखेंगे इसमें एक खंड में हम लिखेंगे स्पोर्ट्स से संबंधित प्राइज, स्पोर्ट्स से संबंधित प्राइज। स्पोर्ट्स के में भी प्राइज रखना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले याद रखना है विल्बंडन, टेनिस टूर्नामेंट में। अच्छा, टेनिस टूर्नामेंट में आप लोगों का सीक्वेंस पता है? विल्बंडन जो खेला जाता है उसमें या टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उसका सीक्वेंस पता है किस रूप में आता है? सबसे पहले कौन स्टार्ट होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद कौन होता है? फ्रेंच। थर्ड में विल्बंडन होता है, सबसे लास्ट में होता है यूएसए। अच्छा, उसके घास के मैदान का भी नाम अलग अलग है, ये भी याद रखना चाहिए जीएस में, है कि नहीं? कौन क्ले कोर्ट पर खिलाया जाता है, क्ले कोर्ट किसका नाम है, ये साइंटिफिक आपको ध्यान रहना चाहिए। तो कौन सा स्पोर्ट्स के रूप में आपको याद होना चाहिए? तो विल्बंडन याद रख, टेनिस टूर्नामेंट वाला इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा अगर याद रखना चाहिए तो ओलंपिक, अगर ओलंपिक अगर हाल में हुआ है तो वो एशियन ओलंपिक हुआ होगा, एशियन वाला हुआ होगा तो उसका। एक होता है पैरा एथलीट वाला, भी अब ज्यादा पूछने लगा है, पहले नहीं पूछता था लेकिन अब पूछने लगा है, तो पैरा एथलीट भी होता है, उसमें पैरा एथलीट वाला भी देख लीजिएगा, है कि नहीं? उसके बाद में एक ये पूरा मन हम वैज्ञानिक रूप से हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसी से देखिएगा एक एक क्वेश्चन उठा के पूरा डाल देगा, है कि नहीं? और हाल में कोई स्पोर्ट्समैन को कोई पुरस्कार दिया है, जैसे लॉरेंस मैन पुरस्कार दिया, लॉरेंस पुरस्कार दिया गया, खेल के क्षेत्र में माने बहुत बड़ा पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये सारी के सारे चीजें स्पोर्ट्स से हो गए। अब प्राइज के रूप में बहुत सारे प्राइज होंगे, जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गए, फिल्म के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंटरनेशनल लेवल पर आप ना लोग सुने होंगे, क्या कौन सा पुरस्कार मिलता है? जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है फिल्म के क्षेत्र में, ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड हमेशा पूछता है। आप उठाकर देख लीजिए करंट अफेयर्स का, बीपीएससी का, हर साल पूछा होगा कि ऑस्कर अवार्ड में कौन नॉमिनेटेड हुआ है भारत की तरफ से, किसको मिला है नहीं मिला है, ये सारी की सारी चीजें आपको पूछ देगा पुरस्कार से। तो इसके रेंज में ही 5 से 6 क्वेश्चन अकेले पुरस्कार लेता है हर हर फील्ड से। समझ में आ गया? 5 से 6 को ना मिनिमम मैं बता रहा हूं, सिर्फ पुरस्कार से, हर फील्ड से अलग अलग। ये पता हो नहीं होगा कि किस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और हम पूरा पूरा तोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरा तैयारी कैसे संभव हो पाएगा? तो एक बगल से हम लगे एकदम पढ़ने शुरू, तो क्रोनिकल लिया लगे उसको, 12 महीना का क्रोनिकल अगर ढंग से पढ़ने अगर शुरू कर लेंगे तो 2 महीना में तैयारी भी नहीं हो पाएगा। दिन रात क्रोनिकल पढ़ेंगे तो भी नहीं हो पाएगा अगर ढंग से पढ़ा जाए तो इस साइंटिफिक ढंग से कहां से प्रश्न आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, और किस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए, अगर इस ढंग से हम पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी, हम तैयारी को अच्छा अंजाम देकर पहुंच जाएंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, अब मैं थोड़ा सा प्रेशर भी है तो थोड़ा तेजी कर देता हूं। नहीं, ये टेक्निकल रूप से मैं हाथ से शायद नहीं मिट पाता है, कि मिट जाता है? तुमको पता है? हाथ से तो नहीं मिट पाता है। देखिए, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है जिस पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है वही जो मेरा पोर्शन है, साइंस। साइंस से क्वेश्चन है 30 से लेकर, कई बार सबसे कम पूछा है पिछली बार तो 25 क्वेश्चन था, नहीं तो 30 क्वेश्चन आता है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसमें से 10 मैथ जोड़ दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग। मैथ अब रखेंगे उसको इसमें, मैं साइंस में रखेंगे, मैथ को हम साइंस में डाल देते हैं। मैं साइंस में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन ये वाला पोर्शन भी इग्नोर तो नहीं करना है ना, करना है। 10 मायने रखता है ना प्रश्न, तो हमें इसे भी लेके चलना है, पीटी में हमको इसको भी ले जाना है, क्योंकि इसमें से तो सॉलिड प्रश्न नंबर उठेगा ना, तो 10 नंबर यहां से आता है प्रश्न। तो अगर दोनों तीनों को जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, तो ये 40 नंबर अकेले आए, यानी कि ये हिस्ट्री पर भी भारी है।
कई बार हिस्ट्री पर भी भारी हो जाता है ये। नहीं, यही बीपीएससी में साइंस टेक नहीं पूछा जाता है। जब यूपीएससी दीजिएगा तो वहां पीटी में भी साइंस टेक पूछा जाता है। ये दिमाग से भ्रम हटा देना है। यहां सिर्फ नॉर्मल साइंस पूछा जाएगा बीपीएससी में। ये फिजिक्स आएगा। ये तो खैर मेरा पोर्शन ही है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां सिलेबस लिखा ही दूंगा, तो यहाँ सिलेबस दोबारा लिखाने से कोई फायदा नहीं है। मैं स्टार्ट करूंगा जैसे कि फिजिक्स करूं, बायोलॉजी करूं, तो वहां तो सिलेबस लिखा ही दूंगा। सिर्फ आपको जानना है कि फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएगा मोटा मोटी, और बायो से कई बार होता है 10 से 12 क्वेश्चन, इसकी संख्या बढ़ा देता है तो 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। अब समझ जाइए, यही बता रहा हूं कि जो दिन रात पॉलिटी पढ़ रहा है वो 10, 11 से 12 क्वेश्चन आता है। कई बार 10 क्वेश्चन आता है, पिछले बार 10 क्वेश्चन आया था। और समझ आइए अकेले फिजिक्स 10 को अकेले ले लेता है। तो पॉलिटी दिन रात पढ़ेंगे कि फिजिक्स पढ़ेंगे तो सॉलिड नंबर आएगा। केमिस्ट्री से सॉलिड 10 नंबर, बायोलॉजी से सॉलिड 10 नंबर, और ये सब ऐसा सेक्शन है कि आता है तो घट, उसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी होगा। साइंस में कंफ्यूजन होता है कि ना, हमारा याद ना हो कि कौन कौन से सन ईस्वी में घटना घट रही है। इसमें तो सॉलिड नंबर आएगा ना, 30 का 30। और इसमें ये 10 और जो ये तो 40 नंबर तो ऐसे ही आ गया, ये मुफ्त में नंबर। हाँ, मैथ मैथ मामूली सा आता है। मैथ भी आपको एक ट्रिक बता दूंगा ना, परसेंटेज। अच्छा, एक बात बताता हूँ, हम आप ही से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैंने अन्यथा मत लीजिएगा। 5 सेकंड के अंदर मैथ का कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति 12 दिन में एक काम कर रहा है, यानी 12 डेज में मैंने एक ये वर्क कैन बी डन बाय ए 12 मैन्स, मैंने 12 दिन में कर रहे हैं, तो उसमें 10 आदमी और 15 औरत, ऐसे टाइप का आता नहीं है मिलान के लिए इफिशियंसी पर। आप उसको कैसे तोड़ पाएंगे? बहुत एकदम विद इन 30 सेकंड के अंदर बना देना है। खला ये स्पीड हमको चाहिए नहीं बीपीएससी में, लेकिन आपको इतनी तेजी आ जाएगी या 10 क्वेश्चन बनाने में, या रीजनिंग में, या घड़ी में कितना जगह पर वो बन रहा है, वो सारी चीजें मैं उस पोर्शन को मैं ही पढ़ाऊंगा, इसका चिंता मत कीजिए। साइंस वाले पोर्शन में 10 क्वेश्चन का जनरली बड़े से बड़े कोचिंग में जाइएगा, इसको इग्नोर कर देता है 10 नंबर को। हमारे यहाँ इग्नोर नहीं होगा, ये 10 का 10 सॉलिड दिलवाऊंगा। क्योंकि 1 नंबर से किसी का पीटी रुक जाता है, तो कई लोगों को देखा हूँ पॉइंट में रुकता है। तो ये 10 हम क्यों भाई जाने दे भाई मुफ्त में। 10 का मतलब 10 सॉलिड, तो आपका पीटी इतनी सुनिश्चित करवा देंगे जिसके कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम अब हम तेजी से थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये में तो मेरा पोर्शन है, तो मैं इस पर ज्यादा आपको नहीं लूंगा समय। इसके बाद जो पोर्शन है वह पोर्शन ध्यान रखिएगा। अब लोग कहेंगे ज्योग्राफी अभी तक तो पता है नहीं, ज्योग्राफी का कितना वेटेज है वो पता चल जाएगा। चौथे वेटेज पर आता है चौथे वेटेज पर आता है बिहार स्पेशल। ज्योग्राफी की संख्या कम है, यही तो पता नहीं है, इसलिए तो पीटी नहीं हो पा रहा है बच्चों को। साइंटिफिक जानता ही नहीं है कि मुझे कहाँ क्या, किस चीज पर और कहाँ मुझे ज्यादा मेहनत करना है। बिहार स्पेशल जानते हैं 20 से 22 क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन की संख्या 25 भी जा सकता है, कई बार 28 भी गया है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 22 क्वेश्चन, ये 20 तो हम कम ही लिख दिए, ये कम लिख दिया। मिनिमम 22, 25 या कई बार 28 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके पॉलिटी से, बिहार के पॉलिटी से संबंधित आता है। बिहार से रिलेटेड आपको हिस्ट्री आता है, मैं बता रहा था हिस्ट्री का खंड जब बता रहे थे। और उसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है वह आता है आपका ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। नदी, जैसे सप्त गंगा कहा गया है कोसी को, वो 7 नदियां याद है। मेरा एक वीडियो बनाए थे, आज भी वायरल है वो वीडियो। तो वो जो हम अथी पर अभी जो कुंभ हुआ था उस पर में हम सारा चीज बताए कि कौन सा नदी कैसे मिलता है। आपको किताबों में ढूंढते रह जाएंगे, वो नहीं मिलेगा नदी, वो ज्योग्राफी सेक्शन में पढ़ना है। साइंस, ज्योग्राफी इज ए सेमी साइंस। दिमाग पर आपका अगर डायग्राम अगर लग गया, अब बताएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ की मिट्टी ऐसे पाई जाती है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। कल्चर आप जान जाइएगा, कल्चर, सिर्फ कल्चर जान लीजिएगा तो उसकी क्लाइमेट जान सकते हैं, सॉइल जान सकते हैं, उसका जो
वेशभूषा है वो सब जान सकते, सबका इंटरलिंकिंग है, इंटरलिंकिंग है। लेकिन पढ़ा कैसे देते हैं? वो तोता की तरह बच्चों को रटवा रहे हैं। एक चीज जानिएगा, यानी कि आप क्रॉप पैटर्न जान लीजिएगा, उस वो छोड़िए, आप सिर्फ रेन का पैटर्न जान लीजिएगा तो आप पूरे क्रॉप पैटर्न को जान लीजिएगा। रेन पैटर्न का, जहां ज्यादा बारिश होगी यानी कि वहां पर कैसा मिट्टी होगा? लेटेराइट मिट्टी होगा। उसमें जहां ज्यादा बारिश हो रही है लेटेराइट मिट्टी, वहां पर कहीं भी दोमट मिट्टी नहीं पाई जाएगी। दोमट मिट्टी वहां होती है जहां पर नदियां बहा के ले आती है, या जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती है जहां पर की नदियां बहा के ले जाती है मिट्टी को, लाती है कि नहीं? उसके भी 4 लेयर होते हैं, और ये सब के सब संस्थान प्रोवाइड करेगी विथ मैप। पढ़ना रटना नहीं है, आपके दिमाग पर छप जानी, और तभी वो संभव हो पाएगा। और तब हम उस चीज को करें। ज्योग्राफी से सेमी साइंस, ज्योग्राफी में इतना लंबा मोटा अगर कोई कॉपी लिखा दिया, इसका मतलब है कि आपको बेवकूफ बनाया है, और वो भी मजबूत बेवकूफ बनाया। ज्योग्राफी का कोई बिल्कुल ही मैपिंग आपके दिमाग पर होना चाहिए, और कंटेंट होता है साइंटिफिक होता है। ये बिहार स्पेशल आता है, बिहार स्पेशल आप कर लेंगे। उसके बाद प्रायोरिटी होता है, अब 5वें प्रायोरिटी पर आता है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आते हैं? ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं उसकी संख्या जो होती है 15। इससे ज्यादा बीपीएससी आज तक पूछा ही नहीं है। एक साल पूछा है, वह क्वेश्चन गया है मैक्सिमम 20। इस ज्योग्राफी के सेक्शन को भी 2 वर्गों में बांटेंगे, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है और एक इंडियन ज्योग्राफी होता है। बीपीएससी को प्यार है इंडिया से, यानी कि इंडिया के मैपिंग में तट नदी ये सब अगर बढ़िया से कर लेंगे, इंडिया में भी अब 5 गो सेक्शन अब आपको बता देंगे, उस सेक्शन से बाहर आता ही नहीं है ज्योग्राफी। रिवर सिस्टम आप पढ़ लीजिए, हिमालय पढ़ लीजिए, हिल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद में सॉइल पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लाइमेट पढ़ लीजिए। हो गया, 5 सेक्शन पढ़ के जाइए। एक भी क्वेश्चन बाहर चल जाएगा तो फिर मुझे कहिएगा। छोड़िए ना भाई, यही चीज उठाकर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, उसको सांच को ये आँच किस बात की, आप देखिएगा इस सेक्शन से बाहर जाया ही नहीं। 5 को सेक्शन पढ़ के जाना है और ज्योग्राफी पूरा कर गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कम पूछा है। वर्ल्ड में कब पूछता है? वर्ल्ड में भी बता देता हूँ, मैप छोड़कर आज कुछ पूछा ही नहीं है। जैसे इक्वेटर लाइन किस से होके गुजरा है उसका भी ट्रिक बता दूंगा। कहिए तो इक्वेटर लाइन एक बगल से बता दूंगा कि पीछे से कौन कौन गई है, फिर उसको कैप्रिकॉन ऑफ कैंसर कौन कौन लाइन से गुजरा है, ये सारी की सारी चीजें गए हैं। वो पूरा सीक्वेंस से बाय आपको 3D करके बताया जाएगा ज्योग्राफी में, यानी कि मैप में बचेगा। वर्ल्ड मैप में सिर्फ, वर्ल्ड में सिर्फ मैप करके चले जाएगा, आपका सारा चीज हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर पर आपको जाना है, बिहार ज्योग्राफी हो गया। अब हो गया पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी का सेक्शन हो गया। पॉलिटी से आता है 10 से 12 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 12 क्वेश्चन पूछा है। 10 क्वेश्चन आता है, 10 से 12 क्वेश्चन होता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेड है। अनप्रिडिक्टेड का मतलब है कि एक बार 56 से 59 में इसकी क्वेश्चन की संख्या 25 के करीब कर दिया, और नहीं तो आज तक स्टेबल बना हुआ है 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन तो बजट पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तो यही टकरा जाएगा, यही पकड़ में आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जीडीपी का, हाँ, उसमें टर्मोलॉजी पकड़ लीजिए। जैसे जीडीपी किसको कहेंगे और जीएनपी क्या कहते हैं? जीडीपी कहता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में चाहे देशी हो या विदेशी हो, फॉरेन या फिर यहाँ के जो इन्विटेंस है उनके द्वारा प्रोडक्ट, जो उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसका जो है साल भर का एनुअल जो पूरा एक्यूमुलेशन करने का जो उसका एक्चुअल वैल्यू निकल के आता है, उसको जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी उसको कहते हैं, जो जीएनपी कहते हैं जो हमारा लोग, यानी किसी भी देश का व्यक्ति, चाहे वो विदेश में गया हो हमारा व्यक्ति, चाहे इंडिया में रह रहा हो, उन सारे व्यक्तियों का कलेक्शन है। ये व्यक्तियों के जो एक्वायर किया जाता है वेल्थ, उसका कलेक्शन होता है। लेकिन रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ विच इंडिविजुअल और ए ओन कंट्री, वो रिलेटेड होता है। तो ये टर्मोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का, टर्मोलॉजी का अंतर जानना है। और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, उसमें कुछ कुछ टर्मोलॉजी आती है। तो वो आप अगर करंट अफेयर्स के स्तर पर कोरिलेट कर पाते हैं तो आप यहाँ पर करने लेने की स्थिति में रहेंगे। जो बजट आता है, एनुअल बजट आता है, या फिर
बजट के इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी करके जाएंगे तो, और इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी खाली याद है तो अभी आप करने की स्थिति में आप। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ कुछ होता है, विविधा होता है, स्पेशल होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, तो वह सबके लिए है। वो एटम बम गिरेगा गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा, तो उसमें ठीक है, तो वो आपके ऊपर, लक के ऊपर निर्भर करता है कि आप जानते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं तो ये 7 सेक्शन को अगर करेंगे उसमें से बहुत हम ये इसी सीक्वेंस में बताए हैं, है कि नहीं। कुछ जिसका इकोनॉमिक्स बड़ा बढ़िया होगा वो आपको भरवा देगा कि देखिए ना इकोनॉमिक्स से वो इस टाइप से पढ़ाएगा कि आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स से हम खो गए हैं, तो वो पता चला कि उससे 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है, आपका परीक्षा का मोटो पूरा नहीं हुआ। तो पढ़ना इसी सीक्वेंस में, है कि नहीं। इंटरेस्ट जगना, इंटरेस्ट ना होना, हालांकि हर विषय की अपनी अहमियत है कि नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसको हम, इसकी सिग्निफिकेंस को मैं कम करके आंक रहा हूं, लेकिन सबका एक अपना मौलिक महत्व है। और आपका थोड़ा समय लिया, आज साइंस के ऊपर नहीं पढ़ा पाए, हालांकि जो ये था कि आज साइंस हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज आप लोगों को नहीं, तो कल हम, आप लोग आइए ना कल, तो कल आएंगे तो हम साइंस शुरू कर देंगे एक टॉपिक से। अच्छा, आप लोगों की क्या इच्छा है कि कल किससे शुरू करें, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, या केमिस्ट्री से? बायो इंटरेस्टेड है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वीडियो भी बायो का बन रहा है। अभी जो फिजिक्स हम ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं वीडियो का, तो अभी बायोलॉजी से भी चल रहा है, तो बायोलॉजी से ही कंटिन्यू करते हैं, और बायोलॉजी का वीडियो हम यूट्यूब पर डालते भी रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जाएगा। और मेरी अगर क्रेडिबिलिटी और उसका संस्थान का जो है, आप देखना चाहेंगे कि उसका क्वेश्चन का क्या लेवल है, तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वीडियो को देखिए, एनालाइज कीजिए। किसमें? ऑफलाइन में अभी आप लोगों दो चार और बच्चे हैं, 3 4 और बच्चे हैं, कुछ ऑनलाइन में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन में बच्चे हम स्टार्ट कर ही रहे हैं अभी, है कि नहीं। क्योंकि क्लास वहाँ पीछे रूम में था, तो वहाँ के बच्चे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर अभी ये संस्थान जो है, यहाँ यहाँ लिया गया है, तो यहाँ पर आपका रेगुलर क्लासरूम सब कुछ देख रहे हैं सेटअप। हम वहीं 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 स्टार्ट किया है, उस पर क्रैश कोर्स चल रहा था जो अभी खत्म हो गया है। तो अभी जो है आप लोगों का जो है शुरू से ही, आप लोगों का तो फाउंडेशन बैच है ना, तो एकदम शुरू से स्तर से पढ़ाया जाए। सर है और बहुत सारी बातें रखेंगे। क्या? साफ कर देता हूँ। क्लीन हो जाता है ना डायरेक्ट। अब चलो, अब इतना मिटा ही दिए तो कोई बात। चलिए, लाइफ